श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रहे थे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। आपकी क्लास का 12th क्लास का 16 चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे, त्रिविम समावयवता। तो त्रिविम समावयवता क्या होती है, हमने देखा था कि ऐसे कार्बनिक यौगिक या अणु जिनका अणुसूत्र या अणुभार समान हो लेकिन उसके त्रिविम व्यवस्थाओं में भिन्नता पाई जाती है, उसके विन्यासों में भिन्नता पाई जाती है, यानी उसका ओरिएंटेशन अलग अलग होता है, उस टाइप के आइसोमर को क्या कहा जाएगा, स्टीरियो आइसोमर कहते हैं। और इस टाइप के फिनोमेना या घटना को हम त्रिविम समावयवता कहते थे। हमने देखा था त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, एक तो विन्यासी और दूसरी होती है स्वरूपण। फर्स्ट ऑफ हमने देखा था विन्यासी समावयवता कि ऐसे यौगिक जिसका अणुसूत्र या अणुभार समान होते हैं लेकिन इसके विन्यासों में भिन्नता पाई जाती है। फिर विन्यासी समावयवता अगेन टू टाइप की होती है, एक तो प्रकाशिक समावयवता होती है, एक होती है अपने पास में ज्यामितीय समावयवता। तो ज्यामितीय समावयवता क्या होती है, तो ज्यामितीय समावयवता को हमने डिस्कस किया था कि एल्केनों में कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध उपस्थित होने के कारण एक कार्बन का दूसरे कार्बन के सापेक्ष मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता। एल्केनों में तो पाया जाता है, लेकिन एल्कीनों में कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित होने के कारण एक कार्बन का दूसरे कार्बन के सापेक्ष मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता था। उसके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का घूर्णन पाया जाता था जिसको हम रुकावट घूर्णन या प्रतिबंधित घूर्णन कहते हैं। और इसी वजह से यौगिकों की एक से अधिक संरचनाएं बनती थी और इसको हमने कहा था ज्यामितीय समावयवी, और इस फिनोमिना या इस घटना को हम ज्यामितीय समावयवता कहते थे। इसके बाद में हमने देखा था कि ज्यामितीय समावयवता के लिए दो आवश्यक शर्तें थी। पहली शर्त है कि यौगिक के अंदर कम से कम एक द्विबंध उपस्थित होना चाहिए, और दूसरी बात थी कि उस द्विबंधित कार्बन से जुड़े हुए समूह है वो अलग अलग होने चाहिए, उसका इलेक्ट्रॉन घनत्व भिन्न भिन्न होना चाहिए। फिर देखा था कि एल्कीनों में, ऑक्जिम में और साइक्लोएल्केन यानी कि एलिसाइक्लिक यौगिकों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है। एल्किन में तो कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध उपस्थित होने की वजह से प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है, मुक्त घूर्णन नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से यौगिकों की एक से अधिक संरचनाएं बनती थी, उसको हमने डिस्कस किया था। अब जो आज हम डिस्कस करेंगे इन ऑक्जिम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समावयवता को हम डिस्कस करेंगे ऑक्जिम में। अब ऑक्जिम अपने पास में क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ। ऑक्जिम क्या होता है, जब कार्बोनिल यौगिक, अब कार्बोनिल यौगिक में बच्चों एल्डिहाइड भी आ सकता है और कीटोन भी आ सकता है। जब कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल एमीन, इसको क्या बोला जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाने पर ऑक्जिम बनता है। यानी कि कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवानी है, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं, तो अपने पास में क्या बनता है बच्चों, ऑक्जिम बनता है। फॉर एग्जांपल की जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर मेरे पास में ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, एल्डिहाइड है, जिसका यूपीएससी नाम एथेनॉल है। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन मेरे पास हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाता हूँ मैं, इसका नाम हाइड्रोक्सिल एमीन है। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से H2 मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है और अपने पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड NOH, इसको बोला जाएगा एल्डिहाइड लिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अपने पास में, एल्डो ऑक्जिम। जैसे यदि यहाँ पर मैं कीटोन लेता हूँ, जैसे ये अपने पास में क्या है, कीटोन है, क्या है ये,
एसीटोन है। एक बार कीटोन का यूपीएससी नाम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो उसका यूपीएससी नाम क्या होता है? प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन या प्रोपेन टू ऑन या टू प्रोपेनॉन। इसकी भी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है? हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवानी है। तो यहाँ का ऑक्सीजन और यहाँ का H2 यानी वाटर मॉलिक्यूल्स इधर भी बाहर निकल जाता है और अपने पास में क्या रहता है? CH3 C डबल बॉन्ड NOH कीटोन है। इसका मतलब इसको क्या बोला जाएगा? कीटोऑक्जिम। काम की बात क्या है? ये एल्डिहाइड और कीटोऑक्जिम, एल्डोऑक्जिम और कीटोऑक्जिम बन गए, ये ऑक्जिम बन गया। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या प्रेजेंट है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच द्विबंध उपस्थित है और इसी द्विबंध की उपस्थिति के कारण, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच द्विबंध की उपस्थिति के कारण इसमें प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है और इसी प्रतिबंधित घूर्णन के कारण यौगिकों की एक से अधिक ज्यामितियाँ बन जाती हैं। इसीलिए इसको क्या यानी कि ऑक्जिम भी क्या प्रदर्शित करते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों शो करते हैं? तो उसका रीज़न क्या रहेगा? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच द्विबंध की उपस्थिति। जैसे एल्कीन के अंदर हम कि अगर समान समूह समान साइड में उपस्थित होता है तो उसको हम सिस बोल रहे थे, समान समूह अपोजिट दिशा में उपस्थित होता था तो उसको हम ट्रांस कहते थे। लेकिन ऑक्जिम में क्या है? इसको क्या बोला जाएगा? सिन फॉर्म बोला जाएगा और एक अपने पास में होती है एंटी फॉर्म। तो सिन में तो क्या होता है? कार्बन यानी नाइट्रोजन पर उपस्थित OH समूह व कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन या छोटा समूह एक ही साइड में उपस्थित हो तो उसको क्या बोला जाएगा? सिन। नाइट्रोजन पर उपस्थित OH ग्रुप और कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हो तो, नहीं तो कौन सा समूह होना चाहिए? छोटा समूह यदि एक ही साइड में उपस्थित है तो इसको सिन बोला जाएगा, अन्यथा क्या कहा जाएगा? एंटी। तो एंटी किसको बोला जाएगा? नाइट्रोजन पर उपस्थित OH ग्रुप व कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन या स्मॉल ग्रुप एक ही विपरीत साइड में स्थित हो, विपरीत दिशा में उपस्थित हो तो उसको क्या बोला जाएगा? एंटी बोला जाएगा। तो ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जैसे एल्किन के अंदर हम क्या बोल रहे थे? सिस और ट्रांस बोल रहे थे, लेकिन ऑक्जिम के केस में हम सिस और ट्रांस नहीं बोल करके क्या बोला जाएगा? सिन और एंटी। सिन का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजन पर उपस्थित OH ग्रुप और कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन या छोटा समूह। हाइड्रोजन नहीं है तो छोटा समूह देखना है और हाइड्रोजन है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही साइड में स्थित हो तो इसको सिन बोला जाएगा और यदि ऑपोजिट साइड में स्थित होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांस बोला जाता है। सॉरी, सिन और एंटी बोला जाता है। कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन और नाइट्रोजन पर उपस्थित OH एक ही साइड में तो सिन, और नाइट्रोजन पर उपस्थित OH और कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन या छोटा समूह विपरीत साइड में स्थित हो तो उसको एंटी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे CH3 बंद C डबल बॉन्ड NOH और H, CH3 बंद C डबल बॉन्ड NOH H। मैंने क्या कहा? नाइट्रोजन पर उपस्थित OH और कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम साइड है कि नहीं है? दोनों की साइड क्या है? सेम साइड है, तब इसको क्या बोला जाएगा? सिन कहा जाएगा। नाइट्रोजन पर उपस्थित OH और कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन दोनों की साइड क्या है? ऑपोजिट साइड है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा बच्चों? एंटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एंटी कहा जाएगा। आई बात समझ में?
क्या देखोगे आप, नाइट्रोजन पर OH ग्रुप और कार्बन पर हाइड्रोजन देखोगे, सेम साइड है तो क्या बोलोगे, सिन। नाइट्रोजन पर OH ग्रुप, कार्बन पर हाइड्रोजन, ऑपोजिट साइड है तो क्या बोला जाएगा बेटा, एंटी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एंटी कहा जाएगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल एक देखते हैं। जैसे C6H5 बंद CH डबल बॉन्ड NOH, ये एक ऑक्सिजन है। C6H5 बंद CH डबल बॉन्ड NOH। इसमें आप क्या देखोगे, ये आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स आपको दे रखे हैं। ये नाइट्रोजन पर उपस्थित OH ग्रुप, कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन सेम साइड में है, क्या बोला जाएगा बेटा इसको, सिन। नाइट्रोजन पर उपस्थित OH ग्रुप, कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड है तो क्या बोला जाएगा इसको, एंटी। क्या कहा जाएगा, एंटी। आई बात समझ में, बोलो पता लगा दोगे सिन और एंटी का। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। C6H5 बंद CH3C डबल बॉन्ड NOH, C6H5 बंद C डबल बॉन्ड NOH। मैंने कहा नाइट्रोजन पर उपस्थित OH ग्रुप और हाइड्रोजन नहीं है तो एक ये अपने पास में, ये कौन सा ग्रुप है, ये फिनाइल ग्रुप है। और ये अपने पास में कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। तो इन दोनों में से आपको बड़ा ग्रुप कौन सा दिख रहा है, ये कैसा ग्रुप है, लार्ज ग्रुप है, बड़ा समूह है। लेकिन ये जो मिथाइल है ये कैसा ग्रुप है, स्मॉल समूह है, स्मॉल ग्रुप है। तो नाइट्रोजन पर उपस्थित OH और कार्बन पर उपस्थित CH3 मिथाइल ग्रुप है, छोटा समूह है, दोनों सेम साइड में उपस्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, सिन। नाइट्रोजन पर उपस्थित OH और ये स्मॉल ग्रुप ऑपोजिट साइड में उपस्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाएगा, एंटी कहा जाएगा। अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो आप बच्चों क्या देखोगे, छोटा ग्रुप देखोगे। छोटा ग्रुप और हाइड्रोजन सेम साइड में मिल जाते हैं, छोटा ग्रुप या हाइड्रोजन और OH ग्रुप सेम साइड में है तो सिन कहा जाएगा, अन्यथा क्या कहा जाएगा उसको, एंटी। अब एजो कंपाउंड में, कैसे कंपाउंड में, एजो कंपाउंड में, एजो का मतलब होता है बच्चा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने CH3 जोड़ दिया, यहाँ मैंने CH3 जोड़ दिया, इधर मैंने लॉन पेयर और इधर मैंने लॉन पेयर जोड़ दिया। एंड ये मेरे पास में CH3 है, इधर नाइट्रोजन है मेरे पास में, इधर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक मैंने लॉन पेयर इधर जोड़ दिया CH3 और एक मैंने लॉन पेयर इधर जोड़ दिया। तो एजो कंपाउंड कहा जाएगा। ये जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड है, इसलिए इस कंपाउंड को क्या कहा जाएगा, एजो कंपाउंड कहा जाएगा। कैसा कंपाउंड कहा जाएगा, एजो। एजो कंपाउंड में आपको क्या देखना है, लॉन पेयर देखना है कि अगर लॉन पेयर की साइड क्या है, सेम साइड है तो क्या बोला जाएगा इसको, सिन। और लॉन पेयर की साइड क्या है, ऑपोजिट साइड है, तब इसको क्या बोला जाएगा, एंटी कहा जाएगा। तो ये क्या हुई आपके पास में बच्चा, ऑक्जिम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आया, सिन और एंटी। नाइट्रोजन पर आप क्या देखोगे बच्चों, OH ग्रुप, और कार्बन पर आप क्या देखोगे, हाइड्रोजन या स्मॉल ग्रुप। सेम साइड में आ गया तो सिन बोलोगे, अन्यथा क्या बोला जाएगा, एंटी। सेकंड नेक्स्ट जो थर्ड अपने पास में है वो है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एलिसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब होता है बच्चों साइक्लो एल्केन में। किसमें, साइक्लो एल्केन में। इसमें भी क्या होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड में, यानी कि इस यौगिकों में
रिंग पाई जाती है। इस यौगिकों में क्या पाई जाती है? वलय के कारण प्रतिबंधित घूर्णन पाया जाता है और इसी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या करेंगे? दर्शाते हैं। यानी इसमें क्या पाया जाता है बच्चों? रिंग पाई जाती है और इसी रिंग या वलय की वजह से एक कार्बन का दूसरे कार्बन के सापेक्ष इसमें भी फ्री रोटेशन नहीं होता है, इसमें भी रुकावट घूर्णन पाया जाता है और प्रतिबंधित घूर्णन की वजह से ऐसे यौगिकों में भी बहुत सारी ज्योमेट्रियाँ बन जाती है। इसलिए ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे और इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होती है। इसमें भी बोला जाएगा सिस फॉर्म और इसको आप ट्रांस या एंटी फॉर्म भी कहा जाता है। सिस का मैंने बोला था जिसमें समान समूह एक ही तल में उपस्थित हो, उसका प्लेन सेम होना चाहिए। प्लेन क्या होना चाहिए? सेम है, तो उसको क्या बोला जाएगा? सिस। और जिसमें समान समूह है वो कैसे तल में उपस्थित होना चाहिए? विपरीत तल में उपस्थित हो, तो उसको क्या बोला जाएगा? ट्रांस या एंटी। इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इसको सिन एंटी या सिस एंटी आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुल मिलाकर कितने नाम हैं? सिस ट्रांस भी कह सकते हो, सिन एंटी भी कह सकते हो और सिस एंटी आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है। एलिसाइक्लिक कंपाउंडों के मैं एग्जांपल की बात करूं तो अपने पास में ये है साइक्लोप्रोपेन, ये मेरे पास में है साइक्लोप्रोपेन HCH3CH3 और अगेन नेक्स्ट जैसे ये CH3H। इन दोनों कंपाउंड्स को आप देखेंगे तो ये एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लोप्रोपेन है, रिंग है और इसके अंदर ये ग्रुप मिथाइल और ये ग्रुप मिथाइल दोनों का प्लेन सेम है, एक ही प्लेन में है। मतलब ये कैसे प्लेन में है? सेम प्लेन में है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? सिस। और इनका और इन दोनों ग्रुपों का प्लेन क्या है? ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, अलग अलग प्लेन है, इसका डिफरेंट प्लेन है और डिफरेंट प्लेन की वजह से इसको आप एंटी बोला जा सकता। जैसे मैं बात करूं HCH3 एंड CH3H ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों कैसे प्लेन में है? सेम प्लेन में है, तो क्या बोला जाएगा इसको? सिस। और ये ग्रुप डिफरेंट प्लेन में है, इसलिए आप इसको एंटी या आप इसको क्या कह सकते हो? ट्रांसफॉर्म भी कहा जा सकता। जैसे नेक्स्ट और एग्जांपल की मैं बात करूं ClClHH एंड HClClH। जैसे इसकी मैं बात करूं तो इधर Cl और Cl एक ही प्लेन में है, इसलिए इसको सिस। इधर Cl और Cl ऑपोजिट प्लेन के अंदर है, इसलिए आप इसको ट्रांस या एंटी भी कह सकते हो। तो इसके अंदर आपको क्या देख रही है बच्चों? प्लेन देख रहे हैं, इसके अंदर रिंग देख रही है। इस रिंग की वजह से इस कंपाउंडों के अंदर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाई जाती है और इसमें आप क्या देखोगे कि अगर समान समूह सेम प्लेन में है तो सिस कहा जाएगा और यदि समान समूह ऑपोजिट प्लेन में होते हैं तो इसको हम क्या कहा जाता है? ट्रांस कहा जाता है या एंटी कहा जाता है। तो ये अपने पास में थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म।
पहला हमने देखा था एल्केन के अंदर, सेकंड जो हमने डिस्कस किया था वो था ऑक्जिम में, और थर्ड हमारे पास में है वो है एलिसाइक्लिक या साइक्लो एल्केन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, वो है हमारे पास में इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि ज्यामितीय समावयवी युक्त यौगिकों में या यौगिकों के भौतिक गुणधर्म। कैसे गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंडों की। फर्स्ट जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे वो है हमारे पास में क्वथनांक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? क्वथनांक। सामान्यतया, क्या बोल रहा हूँ मैं? सामान्यतया समपक्ष समावयवी का क्वथनांक विपक्ष रूप समावयवी से अधिक होता है। क्या बोला? सामान्यतया समपक्ष समावयवी का क्वथनांक होता है वो विपक्ष रूप समावयवी से अधिक होता है, यानी कि बीपी किसका मैक्सिमम होता है? सिस का कि ट्रांस का? तो बच्चों सिस का क्वथनांक होता है वो मैक्सिमम होता है ट्रांस से। जैसे हम डिस्कस करें CH3 बंद C डबल बॉन्ड CH3H, और मेरे पास में एक CH3CH डबल बॉन्ड CH3। इधर आप देखोगे तो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप दोनों सेम साइड में है, तो इसको सिस बोला जाएगा। इधर आप देखोगे तो ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप दोनों ऑपोजिट साइड में होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है? ट्रांस। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होता है? जनरली समपक्ष का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है विपक्ष की वजह से। इस बात को है जो आपको ध्यान रखना है। इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट आपके पास में 277 केल्विन के आसपास, इसका 274 केल्विन के आसपास बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जनरली बॉइलिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम होता है? समपक्ष समावयवी का बॉइलिंग पॉइंट है वो विपक्ष समावयवी से मैक्सिमम होता है। बॉइलिंग पॉइंट हालांकि हमने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के, वैन डर वाल्स फोर्स के, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, नंबर ऑफ ब्रांचेज है उसके व्युत्क्रमानुपाती था। सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से, और म्यू की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसको जो दिशा होती है कम विद्युत ऋणी परमाणु से अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की तरफ होती है। लो EN से हाई EN की तरफ इसकी डायरेक्शन रहती है। इसकी यूनिट की आप बात करो तो द्विध्रुव आघूर्ण की यूनिट क्या होती है? डिवाई होती है। मतलब म्यू क्या होता है? Q इंटू डी। Q होता है चार्ज, D होती है दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो कूलाम इंटू सेंटीमीटर कहो या कूलाम इंटू मीटर इसकी यूनिट होती है। अब द्विध्रुव आघूर्ण की मैं बात करूं तो द्विध्रुव आघूर्ण भी सामान्यतः किसका अधिक होता है? समपक्ष समावयवी का द्विध्रुव आघूर्ण है वो विपक्ष समावयवी से क्या होता है? अधिक होता है। क्योंकि विपक्ष समावयवी में क्या होता है? समान समूह विपरीत दिशा में होने के कारण, समान समूह विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। जैसे मैं बात करूं, जैसे एग्जांपल लूँ मैं, इस द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें
जैसे हमारे पास में एग्जांपल है Cl बंद CH डबल बॉन्ड CClH एंड अपने पास में HCl डबल बॉन्ड CClH। इस एग्जांपल में आप देखो इधर तो क्लोरीन है ये, और क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो आपके पास लगभग 3 के आसपास होती है। आप इस कार्बन को देखोगे तो ये बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड है, उसके अंदर एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। मतलब इधर सिग्मा कितने हुए, 3 सिग्मा हुए। 3 सिग्मा होता है, वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अपने पास में होती है वो कितनी आती है, 2.75 होती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती, अर्थात यूनिट लेस होती है। तो द्विध्रुव अवगुण म्यू की डायरेक्शन क्या होती है, लो EN से हाई EN की तरफ। लो EN इस कार्बन की है, क्लोरीन की हाई EN है, लो से हाई EN की ओर। द्विध्रुव अवगुण को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चा ऐसे एरो द्वारा, इसको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है लो से हाई EN की तरफ। लो से हाई EN की तरफ इनकी डायरेक्शन रहती है, यानी कि ये सदिश इस दिशा में जा रहा है, ये सदिश इस दिशा में जा रहा है। ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। इधर आप देखोगे तो लो से हाई EN की तरफ डायरेक्शन, लो से हाई EN की तरफ डायरेक्शन। दोनों सदिश एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं। यानी जब भी दोनों सदिश एक दूसरे के सामने आए या ऑपोजिट दिशा में आए तो उनका जो नेट म्यू है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और इसका जो नेट म्यू है वो शून्य नहीं होता है। इस बात को है जो आपको ध्यान रखना है। नहीं, इसका कितना निकल करके आता है, म्यू 0.40 डिबाई निकल करके आता है, और इसका कितना होता है, 0 होता है। ये बिल्कुल 0 नहीं होगा, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक दूसरे के नेट इसका म्यू क्या पाया जाएगा, 0 पाया जाता है। ये बात आप है वो क्या याद रखोगे, याद रखनी है, राइट बात है। अब मैं एक और एग्जांपल के द्वारा आपको इस बात को बताता हूँ। जैसे अपने पास में CH3 बंद CH डबल बॉन्ड CH3H, और एक अपने पास में है CH3 बंद CH डबल बॉन्ड CH3 और H। इसको आप देखोगे तो अपने पास में इस कार्बन पर मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये पाई, 3 सिग्मा है। मतलब इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2 है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या आती है, 2.75 आती है। इस आप कार्बन की बात करो तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन की वजह से 3 सिग्मा हो गया, और एक ये 4 सिग्मा है। 4 सिग्मा मतलब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या आती है, 2.5। तो द्विध्रुव अवगुण की दिशा होती है वो हमेशा लो EN से हाई EN की तरफ रहती है। मतलब कम से ज़्यादा की तरफ इसकी दिशा, इनकी भी दिशा कम से ज़्यादा की तरफ। ये सदिश इधर जा रहा है, ये सदिश इधर जा रहा है। ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है। इधर आप देखो कम से अधिक EN की ओर डायरेक्शन, कम से अधिक EN की ओर डायरेक्शन। दोनों सदिश एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों का जो नेट चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाता है। नेट चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, इसका 0 होता है। इसका है वो बिल्कुल 0 नहीं होगा। क्रॉस तो ये भी कर रहे हैं, लेकिन क्रॉस 0 कब होता है, जब या तो सदिश एक दूसरे की ओर आए या एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में चले। इनका म्यू है वो 0 नहीं होगा, बिल्कुल 0.90 डिबाई होता है, और इनका है वो म्यू क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि यहाँ पर दोनों सदिश एक दूसरे को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, इसलिए इसका नेट चुंबकीय आघूर्ण 0। या तो एक दूसरे की तरफ सदिश आवे तब म्यू 0 होता है, या बच्चों एक दूसरे की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इन दोनों कंडीशन के अंदर म्यू की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है गलनांक। क्या है, गलनांक, यानी जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट।
अब गलनांक की बात है तो गलनांक किसका अपेक्षाकृत अधिक होता है? गलनांक होता है वो यहाँ पर उल्टा है, विपक्ष समावयवी का गलनांक होता है वो समपक्ष समावयवी की तुलना में सामान्यतया अधिक हो जाता है। यानी कि क्वोथनांक और द्विध्रुव आगुण तो समपक्ष के ज़्यादा थे, लेकिन गलनांक और स्थायित्व की मैं बात करूं तो यहाँ पर ये किसके अधिक हो जाते हैं? गलनांक किसका यहाँ पर मैक्सिमम हो जाता है? विपक्ष समावयवी का। वही रीज़न है कि विपक्ष समावयवी में क्या होता है, दोनों समान समूह विपरीत दिशा में होने के कारण उसके अंदर है वो एक दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म युक्त यौगिक होते हैं उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इन यौगिकों के गलनांक, क्वोथनांक, द्विध्रुव आगुण वगैरह वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं इस कंपाउंड के अंदर ये मैलाइक अम्ल है और ये हमारे पास में ये क्या है, फ्यूमेरिक एसिड है, और ये कैसा एसिड है, मैलाइक एसिड है। इसके अंदर आप देखोगे ये सिस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्रियात्मक समूह एक ही साइड के अंदर है और इधर दोनों क्रियात्मक समूह ऑपोजिट दिशा में होने के कारण इसको कैसा फॉर्म कहा जाता है? ट्रांसफॉर्म कहा जाता है। अब तो मैंने कहा था किसका मैक्सिमम हो जाता है? विपक्ष रूप का, यानी कि फ्यूमेरिक एसिड का गलनांक होता है वो मैक्सिमम हो जाता है मैलाइक एसिड की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट की आप बात करोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 130 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके मेल्टिंग पॉइंट की आप बात करते हैं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 287 डिग्री सेंटीग्रेड। रीज़न क्या होता है, इधर आप देखोगे इधर तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड एक ही साइड में स्थित होने की वजह से एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होती है। कौन सी एच बॉन्डिंग पाई जाती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इधर कार्बोक्सिलिक ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों ऑपोजिट दिशा में होने के कारण एक ही साइड में नहीं स्थित होते हैं, ये अलग अलग साइड के अंदर उपस्थित होते हैं। इसकी वजह से इनमें कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? वो होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा इधर जो वॉन डेर वाल्स फोर्स पाया जाता है वो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स को, और इधर जो वॉन डेर वाल्स फोर्स पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? स्ट्रॉन्ग वॉन डेर वाल फोर्स पाए जाते हैं। इस वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग वॉन डेर वाल्स फोर्स की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट अपेक्षाकृत क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा एक ही अणु के बीच होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो अलग अलग अणुओं के बीच होती है। अब मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता देता हूँ कि किस प्रकार होती है। जैसे अपने पास में ये था मैलाइक एसिड था, C डबल बॉन्ड OOH और COH डबल बॉन्ड O। ये ऑक्सीजन से सीधा अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है, अधिक विद्युत ऋणी परमाणु से सीधा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ की ऑक्सीजन एक ही अणु है, एक ही अणु के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाष्पशीलता अधिक होती है, इसका मतलब गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
और आप इधर डिस्कस करोगे, यहाँ पर COOH या हाइड्रोजन या C डबल बॉन्ड OH यहाँ पर और C डबल बॉन्ड O यहाँ पर दो अलग अलग ग्रुप के बीच में है, इसलिए इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन सी बॉन्डिंग कहा जाता है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। और इंटरमोलिकुलर और स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से इस ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट है वो अपेक्षाकृत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इस बात का है वो आपको ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का। H C डबल बॉन्ड C H C6H5 COOH एंड H C डबल बॉन्ड C HOOC H और C6H5। जैसे आप इसकी बात करो C6H5 इसको बोला जाता है एलोसिनेमिक एसिड। क्या कहा जाता है इसको? एलोसिनेमिक अम्ल। और इसको बोला जाता है, कौन सा अम्ल इसको कहा जाता है? सिनेमिक अम्ल कहा जाता है। इसके अंदर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, इधर आप देखोगे तो ये कौन सा फॉर्म है? ये सिस फॉर्म है। और इधर आप देखोगे तो ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांसफॉर्म है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? 68 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इनका जो अपने पास में मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 133 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि विपक्ष रूप का क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है। तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? विपक्ष रूप का। कारण होता है स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्स। लेकिन एक एक्सेप्शन है। अब नेक्स्ट जो मैं बता रहा हूँ वो क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो देखना है अपन को। H या CH3 बन C डबल बॉन्ड CHOOCH और H। इसके अलावा CH3 बंद C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन एंड C डबल बॉन्ड OH। इधर बात करें, यहाँ पर हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन, यानी कि ये क्या है? सिस है। यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांस कहा जाएगा। इसका नाम होता है बच्चों आइसोक्रोटोनिक एसिड, और इसको बोला जाता है क्रोटोनिक एसिड। क्रोटोनिक एसिड ये ट्रांसफॉर्म है, लेकिन ये सिस फॉर्म है। इस एक्सेप्शन केस के अंदर वैसे तो जनरली ट्रांस का ज़्यादा होता है, लेकिन इस एक केस के अंदर मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाता है? सिस का ज़्यादा हो जाता है, और ट्रांस का क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने पास में 150 डिग्री सेंटीग्रेड निकल कर के आ जाता है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट अपने पास में होता है वो बच्चों 72 डिग्री सेंटीग्रेड निकल कर के आ जाता है। सिर्फ एक ही केस है जिसकी वजह से ये एक ही एक्सेप्शनल केस है, तो इसको बिल्कुल ध्यान रखोगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने पास में पूरी होती है। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मैं बता देता हूँ जनरली कि समपक्ष समावयवता में क्रियात्मक समूह एक ही साइड में उपस्थित होते हैं, इसलिए अंतःक्रिया द्वारा चक्रीकरण हो जाता है। लेकिन विपक्ष रूपों के अंदर क्रियात्मक समूह ऑपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण अंतःक्रिया द्वारा उसका आपस में चक्रीकरण नहीं हो पाता है। इसीलिए क्या होता है? मैलेइक अम्ल है, इसको आप गर्म करोगे 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है और मैलिक एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्यूमेरिक अम्ल में क्रियात्मक समूह अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से
चक्रीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए फ्यूमेरिक अम्ल पहले मैलिक अम्ल में चेंज होता है, देन मैलिक एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इसके लिए बहुत अधिक 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। ये था इसका रासायनिक गुणधर्म, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।